गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा, हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है आपका 5वां, दैनिक जीवन में रसायन। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आपसे कुछ प्राकृतिक एवं खनिज अम्लों से संबंधी। तो मैंने आपको कुछ प्राकृतिक तथा खनिज अम्लों के बारे में बताया था कि खनिज अम्ल क्या होते हैं, प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं। इनसे संबंधित मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से प्राकृतिक अम्ल होते हैं और कौन कौन से आपके खनिज अम्ल होते हैं। तो बेटा, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है अम्ल तथा क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। तो बेटा, अब हम पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो नाम से मालूम हो रहा है रासायनिक गुणधर्म, अर्थात ये जो अम्ल और क्षार होते हैं वो किस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, किस तरीके से ये रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। अम्ल और क्षारों की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये अम्ल और क्षार किस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। जिसमें पहला बिंदु आता है आपका कि जो अम्ल और क्षार होते हैं वो धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके क्या देते हैं, क्या बनाते हैं। अम्ल और क्षार धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो बेटा, आपको ये ध्यान रखना है, केवल आपको पहला पॉइंट है कि धातु अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन गैस देते हैं। समझना है कि किसकी बात की जा रही है, धातु की, कि जो धातु होते हैं वो अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हमेशा हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। केवल जो बात ध्यान रखनी है, बिंदुओं को ध्यान रखना है। बिंदु यदि ध्यान है तो आप आसानी से अभिक्रिया निकाल लोगे, आपको पहचान आसानी से हो जाएगी। कैसे देखें, बात की जा रही है धातु की, तो आपको धातु की पहचान कैसे करनी है। आप कहेंगे कि धातु हम कैसे पहचानेंगे सर, धातु क्या होता है। तो मैंने आपको बताया, कई बार आपको बता चुका हूं कि धातु अर्थात जिनकी संयोजकता धनाय अर्थात धनात्मक होती है वो तो कहलाते हैं आपके धातु, और जिनकी संयोजकता माइनस में होती है वो कहलाते हैं आपके अधातु। और इसके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बता भी चुका हूँ।
कि धातु कौन होते हैं, अधातु कौन होते हैं। मम्मी पापा को सभी जानते हैं, मम्मी पापा को सब याद रखते हैं। तो ये हमारे मम्मी और पापा दोनों होते हैं। मम्मी और पापा आपको याद आ गया होगा, ठीक है ना। तो जो धातु होते हैं वो धनवान होते हैं, और दो धनवान होते हैं वो धन देने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो धन के रूप में क्या देते हैं वो, इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं वो तो कहलाते हैं आपके क्या, धातु। क्या कहलाते हैं, धातु। और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, अर्थात ऋण का मतलब ऋण लेते हैं, कर्जा लेते हैं वो किसी से, ऋणी होते हैं वो किसी के, क्या होते हैं, ऋणी होते हैं वो किसी के। तो ऋणी होने के कारण वो क्या कहलाते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अधातु कहलाते हैं। क्लियर, समझ में आई ना बात, कि अधातु क्या होते हैं, जो किसी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं, वो कहलाते हैं आपके अधातु। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल यहीं पर देख लेते हैं कि कौन अधातु है और कौन धातु होता है। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हम लिखते हैं तो 2, 8 और 1। और यदि हम बात करें क्लोरीन की, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हम देखते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या होता है, 2, 8 और 7। तो अब देखो बेटा, इसमें देखो ये पहला कक्षक पूर्ण भरा हुआ है, दूसरा कक्षक पूर्ण भरा हुआ है, तीसरे कक्षक की बात करें तो तीसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 1। और बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो इसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना अच्छा है या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना अच्छा है। 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसको अत्यधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन देने में उसको आसानी रहेगी, अर्थात कम ऊर्जा खपत करनी पड़ेगी। इसलिए ये आसानी से इसको क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, वो दे देगा। और दे रहा है तो धनवान है। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसकी संयोजकता क्या आ गई, +1। और मैंने बताया जिनकी संयोजकता प्लस में होती है वो क्या कहलाते हैं, आपके धातु कहलाते हैं। अब इसकी देखें हम, क्लोरीन की बात करें तो देखो बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखा है ये, तो ये पूर्ण भरा हुआ है, ये भी पूर्ण भरा हुआ है। इस बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। 8 करने को कितने चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ पर 1 लेना अच्छा है, लेना अच्छा है या 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देने में फायदा है, बताओ। कम ऊर्जा किस में खर्च होगी उसकी, 1 इलेक्ट्रॉन लेने में। यदि ले रहा है तो कर्जा ले रहा है किसी से, अर्थात ऋण ले रहा है किसी से। कितने इलेक्ट्रॉन का ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का ले रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन का ले रहा है तो इसकी संयोजकता कितनी आ गई, -1। और जिनकी संयोजकता माइनस में होती है वो क्या कहलाते हैं, आपके अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, क्लोरीन क्या हो गया आपका, माइनस में संयोजकता है तो अधातु, और प्लस में संयोजकता है तो क्या है वो, धातु। तो सोडियम तो क्या है यहाँ पर, धातु, और क्लोरीन क्या है, अधातु। क्या है, अधातु। तो आपको धातु और अधातु की पहचान इस तरीके से करनी होती है, इस तरीके से आप पहचान सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट है आपका कि धातु जो होते हैं वो अम्ल तथा क्षार के साथ में अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्लियर। ये पॉइंट आपको क्लियर ध्यान रखना है कि यदि धातु किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो वह हमेशा कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। ये आपको क्लियर यहाँ पर ध्यान रखना है। हाइड्रोजन गैस बनेगी यदि धातु के साथ में अभिक्रिया हो रही है तो, ठीक है ना। जैसे हम देखें, हम बात कर रहे हैं धातु की, जैसे
धातु किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर रहा है तो कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस देता है हमेशा, हमेशा के लिए कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देता है। और बनेगा क्या साथ में? लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनता है। ठीक है ना, लवण बनेगा। कोई भी धातु ले ले और उसकी यदि अम्ल के साथ में आपको अभिक्रिया दिखाई दे रही है तो सबसे पहले आपको उत्पाद के अंदर क्या चीज निकालनी है? आपको सबसे पहले उत्पाद में हाइड्रोजन गैस निकाल दो और जो बचा कुचा है वो क्या चीज है आपकी? लवण है। क्या चीज है? लवण। देखे, मान लिया हमने कोई भी सिंपल सा उदाहरण ले रहा हूं, Zn, जिंक। ये क्या है? जिंक, जिसे जस्ता भी कहते हैं। ठीक है ना, जिंक की अभिक्रिया, जिंक क्या है? धातु। इस धातु की अभिक्रिया किससे कराएं? अम्ल से कराएं। मान लिया H2SO4, H2SO4 क्या चीज है? H2SO4 अम्ल है। तो ये धातु की अभिक्रिया किससे हो रही है? किससे हो रही है धातु की अभिक्रिया? अम्ल के साथ हो रही है। तो अम्ल के साथ हो रही है तो बेटा मैंने आपको बताया सबसे पहले धातु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो सबसे पहले क्या निकाल दो? हाइड्रोजन निकाल दो, H2 निकाल दो। H2 निकाल दो उत्पाद में, आंख बंद करके सबसे पहले क्या निकाल देनी है? H2 निकाल दो। तो आपने H2 निकाल दिया तो यहां से ये H2 चला गया, H2 चला गया ना। तो बचा क्या हमारे पास में अब? ZnSO4, ZnSO4 क्या चीज है? लवण। क्या चीज है? लवण। तो बेटा यहां पर देखना है ZnSO4 क्या चीज थी? लवण। इसका नाम क्या है? जिंक। SO4 मतलब सल्फेट। इसका नाम क्या हो गया? जिंक सल्फेट। क्लियर? ठीक है ना। तो धातु, ये धातु है अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है, कौन सी गैस देती है? हाइड्रोजन गैस दे रहा है। कौन सी गैस देगी? हाइड्रोजन गैस देती है बेटा। ये आपको क्लियर ध्यान रखना चाहिए। और भी सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हम कोई भी धातु ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपकी फिक्स है, कोई भी धातु हम ले लेते हैं और उसकी अभिक्रिया यदि किसी अम्ल के साथ है तो आपको क्या दिखानी है? इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये मोस्टली बहुत लगातार 4 साल से पूछे जाने वाली अभिक्रिया है। इससे संबंधित अर्थात जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। कई बार से वो चित्र पूछा जा रहा है, तो ये अभिक्रिया आपसे पूछी जाती है। इंपॉर्टेंटली अभिक्रिया है, आपको इस तरीके से भी दे दिया जाता है। यहाँ से ये दे दिया और आपको यहाँ पर मिटा के दे देता है वो निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। इस तरीके से दे देता है वो आपसे प्रश्न, इस तरीके से दे देता है, ये दे देता है। अब पूछा जाएगा, प्रश्न पूछेगा, वो कहेगा कि निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको क्लियर आना चाहिए कि ये धातु है और ये अम्ल है। तो अम्ल जो धातु होते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन देते हैं। तो सबसे पहले आप निकाल दो H2 और बच्चा कुचा क्या रह जाता है आपका? लवण। तो क्या बन जाएगा? ZnSO4। ठीक है ना, क्लियर बात, समझे ना। तो बेटा ये आपको ध्यान रखने होते हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। या फिर आपको इस तरीके से दे देगा, यहाँ पर लिख दिया A और यहाँ पर लिख दिया B। तो आपको प्रश्न में पूछा जाएगा निम्न अभिक्रिया में A तथा B के नाम बताइए, A तथा B के नाम बताइए। आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछता है वो, निम्न अभिक्रिया में A तथा B के नाम बताइए। क्लियर? तो देखो और एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लिया हम लेते हैं कोई भी धातु ले लेते हैं, सोडियम ले लिया हमने, उसकी अभिक्रिया हम कराते हैं HNO3 के साथ। कोई भी अम्ल ले सकते हैं, ये धातु हो गई, ये अम्ल हो गया। सबसे पहले क्या निकाल दो? H2 निकाल दो। यहां से ये H2 चला गया, अर्थात H अकेला है, संतुलित बाद में कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा क्या है हमारे पास में? NaNO3,
तो देखो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन उधर कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने वहां पर? 2। यहाँ पे कितना है? 1। तो यहाँ पे हम 2 लगा दें, तो 2 लगा दो यहाँ पे, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। लेकिन NO3 कितने हो गए यहाँ पर? 2 हो गए। NO3 कितने हो गए? 2। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे उसका NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस। क्लियर? तो ये बन गया आपका सोडियम HNO3 के साथ में NaNO3 का निर्माण करता है, और साथ में कौन सी गैस दे रहा है? हाइड्रोजन गैस देती है। कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसका नाम क्या होगा? सोडियम NO3 मतलब नाइट्रेट। क्या चीज है? लवण। क्या चीज है ये? लवण। ठीक है ना? और देखते हैं एक एग्जांपल। देखो बेटा, कैल्शियम है, धातु है, इसकी अभिक्रिया कराएं H2SO4 के साथ, तो वही सबसे पहले क्या निकाल दो? H2 निकाल दो। H2 गैस निकाल दी, तो यहां से ये H2 चला गया, बचा क्या हमारे पास में? CaSO4। कैल्शियम सल्फेट क्या चीज है? लवण है। क्या चीज है? लवण है। तो ध्यान रखना है कि धातु अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करके हमेशा कौन सी गैस देते हैं? कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है ना बेटा? ध्यान रखोगे या नहीं? ध्यान रखना है, पॉइंट ध्यान रखना है, अभिक्रिया अपने आप हो जाएगी। सबसे पहले मैंने करा क्या है? देखना है आपकी धातु अम्ल हो गया, सबसे पहले आपको उत्पाद में क्या निकाल के दे दो? आपको हाइड्रोजन दिखा देनी है। बचा कुछ क्या बचा है? आपका लवण बचा है। ठीक है ना? इस तरीके से आप आसानी से कोई सा भी सरल एग्जाम्पल आपको जो लगता है उसको आप याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से आपसे प्रश्न। ठीक है ना? तो बेटा और एग्जाम्पल यदि हम देखें तो देखो मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम भी क्या है? धातु है ना? तो इसकी अभिक्रिया हम किसी से भी कराएं, मान लिया हम इसकी अभिक्रिया कराएं HCl से, HCl है, तो अब देखो सबसे पहले मैंने बताया क्या निकाल दो? H2 निकाल दो। H2 निकाल दी, तो वहां पे हाइड्रोजन कितने? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो संतुलित कर दो। कितने हो गए? 2। बचा क्या है हमारे पास में? देख लो अब, MgCl कितने हो गए यहाँ पर? 2। तो MgCl2, MgCl2। Mg मतलब मैग्नीशियम, क्लोराइड मतलब Cl मतलब क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड नाम हो गया। क्या चीज है? लवण। कोई सा भी एग्जाम्पल आप किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर बात? ओके। अब बात करते हैं, ये तो हो गई आपकी अम्ल से धातुओं की, किसके साथ में? अम्ल के साथ में। अब अपना दूसरा पॉइंट यदि देखें तो अब अम्ल की जगह पे क्या आ जाएगा? क्षार आ जाएगा। क्या आ जाता है? क्षार। ठीक है ना? तो बेटा एक यहाँ पर बात ध्यान रखनी है आपको, जो सबसे उचित बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि जो सभी धातुएं होती हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं, केवल शब्द को ध्यान रखना है, कुछ ही धातुएं ऐसी होती हैं जो किसके साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं? क्षारों के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं। कुछ धातुएं, सभी धातुएं नहीं, कुछ धातुएं किसके साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं? क्षारों के साथ में अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं। और कौन सी गैस देती हैं? हाइड्रोजन गैस देती हैं। कौन सी गैस देती हैं? हाइड्रोजन गैस देती हैं। सभी धातुएं नहीं, कुछ धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती हैं? हाइड्रोजन गैस देती हैं। समझे ना? ये बात ध्यान रखना कि कुछ धातुएं शब्द जोड़ा है मैंने, कुछ धातुएं ही होती हैं जो क्षारों के साथ अभिक्रिया करती हैं और कौन सी गैस देती हैं? हाइड्रोजन गैस देती हैं। क्लियर? ध्यान रखोगे ना? हाँ। तो बेटा देखो हम देखते हैं
जो कोई भी धातु ले लेते हैं हम, जैसे हम बात करें जिंक, ये लिया हमने जिंक, ये धातु है, क्षार के साथ अभिक्रिया NaOH, क्या चीज है? क्षार। तो यहां पर क्या हो रहा है? जिंक की क्षार के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो सबसे पहले आपको क्या निकाल देना है? H2 निकाल देना है। H2 निकाल दिया। अब देखो वहां पर तो यहां से ये H चला गया, वहां पे H कितने हैं? 2, यहाँ पे 1 है, तो आपने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। सोडियम कितने हो गए? 2। यहाँ से H2 तो चला गया, बचा क्या है? 2 ऑक्सीजन बची है, 2 सोडियम बचे हैं, और एक इधर क्या बचा हुआ है? जिंक। और ये क्या हो जाएगा? तीनों मिलकर क्या बना देंगे? लवण बना देंगे। बचा कुचा लिख दो। यहाँ पे Na2 बचा हुआ है, इधर Zn बचा हुआ है, और इधर क्या बचा हुआ है? O2। क्या बचा हुआ है? O2। तो ये क्या प्राप्त हुआ है आपको? लवण प्राप्त हुआ है। क्या चीज है ये? लवण। और ये जो लवण होते हैं ये बहुत विषैले होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं? ये जहर होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा विषैले होते हैं, जहर होते हैं। बिल्कुल क्लियर? क्या होते हैं? बिल्कुल जहर होते हैं। तो ये विषैली प्रकृति के लवण होते हैं। कैसी प्रकृति होती है इनकी? विषैली प्रकृति के क्या होते हैं? लवण होते हैं। ठीक है ना? कैसी प्रकृति होती है? बहुत विषैली प्रकृति के होते हैं ये। ठीक है? और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेटा सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका? सोडियम जिंकेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है इस सत्र के लिए, बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा मोस्ट अभिक्रिया बन रही है। ठीक है ना? सेकंड, दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो देखो बेटा, जिंक के साथ में दूसरा कोई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगला लेते हैं एल्यूमिनियम। कोई भी धातु है ये एल्यूमिनियम। अब ये किसके साथ अभिक्रिया करती है? वो ही क्षार के साथ में अभिक्रिया करती है, NaOH के साथ में अभिक्रिया कर रही है। तो NaOH, एल्यूमिनियम क्या है? धातु। NaOH क्या है? क्षार। तो धातु की किसके साथ, धातु की किसके साथ अभिक्रिया हो रही है? क्षार के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो सबसे पहले क्या निकाल देना है आपको? H2 निकाल देना है। क्या निकाल देना है? H2 निकाल दिया। तो यहां से क्या चला गया? H2 चला गया। उधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 1। सबसे पहले समीकरण संतुलित कर दो। तो हाइड्रोजन कितनी हो गई? 2 हो गई। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2 हो गई। सोडियम कितने हो गए? 2 हो गए ना? तो यहां से H2 निकल गया, ये 2 H तो यहां से निकल गए। तो बचे क्या हमारे पास में? 2 O2 और 2 Na बचे। ये तो बचे ना? तो बेटा देखो यहां पर इसी की तरह आपको इसका क्या लिखना है? क्या लिखना है? अनुसूत्र, अर्थात बनने वाला क्या होगा? वो लवण होगा। कैसे? देखो Na2 2 ही तो है ना? Na बचा क्या इधर? Al, एक क्या बचा हुआ है? ऑक्सीजन। तो O ये बनेगा। ये क्या है आपका? लवण। क्या चीज है? लवण। और कैसी प्रकृति होती है? बहुत विषैले होते हैं ये, बहुत विषैली प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति है? बहुत विषैली प्रकृति के होते हैं। और गैस कौन सी बनती है? हमेशा हाइड्रोजन गैस बनती है, जो कि मैं आपको लिखा चुका हूं। क्षारों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देंगे? ये हमेशा हाइड्रोजन गैस देते हैं। एक पॉइंट ध्यान रखना है केवल इसमें कि सभी धातुएं नहीं, कुछ धातुएं केवल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है ना? और इनके जो क्षारों के साथ में कुछ धातुएं अभिक्रिया करती हैं, तो इनसे बनने वाले जो लवण होते हैं वो कैसे होते हैं? विषैली प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? विषैली प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना? क्लियर बात? तो बेटा देखो ये तुम्हारी दोनों अभिक्रियाएं
आपको याद रखनी है। और इसका यदि नाम देखें तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एल्यूमिनेट। कैसी प्रकृति का लवण है? बहुत विषैली प्रकृति का लवण होता है। ठीक है ना? तो दोनों अभिक्रियाएं आपको ध्यान रखनी है। उसी के साथ में एक जिंक है, कुछ धातुएं अर्थात जिंक है जो इसके साथ में अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट का निर्माण करती है। एल्युमिनियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, क्षार के साथ में अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण करती है। क्लियर ना? दोनों अभिक्रियाएं आपको ध्यान रखनी है बेटा ये। ठीक है ना? तो क्लियर बात हुआ। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि अम्लों के साथ में धातुओं की किसके साथ में? अम्लों के साथ में आपने अभी अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। फिर हमने धातुओं की किसके साथ में अभिक्रियाएं बताई हैं? ये अभिक्रियाएं किसके साथ में हैं? क्षारों के साथ में अभिक्रियाएं हैं। ठीक है? उसके बाद में हम बात करेंगे आपको कि यहाँ से आपसे दो तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से तरीके होते हैं और कौन कौन से वो प्रश्न होते हैं, देखते हैं। देखो बेटा, आपसे दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो होता है आपको दे दिया, जैसे कोई भी धातु ले ली, कोई भी धातु आपको दिखा दी, जैसे जिंक है और जिंक की आपको यहाँ पर अभिक्रिया दिखा दी, आपको यहाँ पर B और यहाँ पर लिख दिया आपका ZnSO4 प्लस यहाँ पे दिखा दिया आपको A। तो आपसे पूछेगा निम्न अभिक्रिया में A तथा B के नाम बताइए। मैं A तथा B के नाम बताइए या पहचान, A तथा B की पहचान कीजिए। इस तरीके से पहला प्रश्न। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये धातु है और ZnSO4 बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये धातु SO4 किसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। तो A क्या हो जाएगा आपका? H2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। तो A और B के नाम क्या हो गए? A का नाम तो H2 और B का नाम H2SO4। क्लियर? दूसरा प्रश्न पूछा जाता है आपसे, इस तरीके से वो दे देता है Zn प्लस H2SO4 और आपको यहीं पर छोड़ देता है। तो आपसे पूछता है, वो प्रश्न करता है कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ से आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि ये धातु है और अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है। तो सबसे पहले आपको क्या अब एकदम दिमाग में आ जानी चाहिए, हाइड्रोजन गैस देते हैं, H2 दे दी, तो यहाँ से ये H2 चला गया, बचा क्या हमारे पास में? ZnSO4। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई? पूर्ण हो गई। इतना सा आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है ना? क्लियर बात? कर सकते हो ना ऐसे प्रश्न? अब देखते हैं इससे संबंधित आपसे एक अन्य प्रश्न पूछा जाता है। वो क्या होता है? देखो, आपसे पूछा जाता है आपसे प्रश्न पूछा जाता है खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्यों? आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि धातु जो खट्टे पदार्थ होते हैं, उन खट्टे पदार्थों को हमें धातु के बर्तनों के अंदर क्यों नहीं रखना चाहिए? क्या कारण होता है? तो आपको ये कारण यहीं से मिल जाता है कि जो धातु होती हैं वो खट्टे पदार्थ मतलब अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो ये लवण जो होते हैं वो विषैली प्रकृति के लिए होते हैं, विषैली प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये मानव स्वास्थ्य पर क्या बात डालते हैं? विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा?
आपका आंसर होगा कि क्योंकि खट्टे या अम्लीय पदार्थ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके विषैले लवण बनाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसीलिए हमें धातु के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना। ये यहाँ से आपसे प्रश्न पुटअप किया जाता है कि धातु के बर्तनों में हमें खट्टे पदार्थों या अम्लीय पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। क्या कारण होता है? क्योंकि धातु जो होते हैं अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके कैसे लवण बनाते हैं? विषैले लवण बनाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर क्या डालते हैं? विपरीत प्रभाव डालते हैं, अर्थात मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। क्लियर ना। तो ये तुम्हारा पहला बिंदु होता है और आपसे इस पहले बिंदु से निम्न तरीके के आपको मैंने जो बताए हैं ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर, समझे ना। अब सेकंड पॉइंट आता है अपना सेकंड पॉइंट है धात्विक ऑक्साइड। सेकंड पॉइंट होगा अपना धात्विक ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। किसके साथ में अभिक्रिया करके? जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो किसके साथ में अभिक्रिया करके? अम्ल तथा क्षारों के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल या क्षार कोई भी क्रिया कर रहा है तो सबसे पहले हमको बना क्या देना है? जल बना देना है, जल। और बनने वाला जो बचा कुचा होगा वो क्या होगा? आपका लवण होगा। क्या होगा? लवण होगा। समझे ना। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ध्यान रखने की बात होती है, पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम धात्विक ऑक्साइड। ये धात्विक ऑक्साइड होते क्या हैं? तो नाम से मालूम हो जाना चाहिए, धातुओं से मिलकर बनने वाले ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? धात्विक ऑक्साइड कहलाते हैं। यदि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त हो जाते हैं? धातुओं की अभिक्रिया किससे करा दें? ऑक्सीजन से करा दें तो आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे? धात्विक ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। जैसे देखें कोई भी हम देखें, देखो Na2O, तो ये क्या है? Na धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, तो ये क्या है? एक धात्विक ऑक्साइड। धातु और ऑक्साइड, तो धात्विक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है ना। इसी प्रकार से MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से देखें Al2O3 एल्यूमिनियम
ऑक्साइड। इसी प्रकार से देखें CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और भी देखें तो CuO कॉपर ऑक्साइड, और भी देखें ZnO जिंक ऑक्साइड। ये सभी क्या है, इसमें धातु है। क्या है? धातु। और ये क्या है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर रहे हैं, मैंने बताया था। तो धातु जो होते हैं यदि ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया प्राप्त करते हैं तो क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सभी क्या हैं? धातुओं से बनने वाले हैं। ये इसमें कोई भी अधातु तो नहीं है, धातु है सब। और धातु से क्या जुड़ी हुई है? ऑक्सीजन। तो वो धातु के साथ में यदि ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो वो कहलाते हैं आपके धात्विक ऑक्साइड। क्या कहलाते हैं? धात्विक ऑक्साइड। तो ये सभी क्या है? आपके धात्विक ऑक्साइड हैं। क्या है? धात्विक ऑक्साइड। क्लियर? तो देखो बेटा, इसके एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। कि धात्विक ऑक्साइड, मान लिया हमने ले लिया ZnO, क्या है ये? धातु। और ये क्या है? ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया किससे? अम्ल के साथ में कराते हैं। तो अम्ल के साथ में अभिक्रिया, जैसे हमने ले लिया HCl, क्या लिया? HCl। तो आपको मालूम हो जाना चाहिए क्या बनेंगे? लवण तथा जल। तो सबसे पहले क्या निकाल दो? H2O निकाल दो। क्या निकाल दो? H2O। तो यहां से ये H गया, यहां से ये O गया, क्या बन जाएगा आपका? H2O बन जाएगा। अब देखना है आपको, यहां पर, वहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहां पे हाइड्रोजन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। हो गए ना? तो H2O, वहां से तो ये तो बन गया आपका H2O। क्लोरीन कितने हो गए? 2। Zn यहाँ पर अकेला है तो Zn लिख दिया। क्लोरीन कितने हैं? 2। क्या बन गया? लवण। क्या बन गया? लवण। प्लस वहां पर क्या है? जल। क्या है? जल। ठीक है ना? लवण प्लस जल बन गया ना? इसका नाम क्या है? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड। क्या नाम है इसका? जिंक क्लोराइड। ठीक है? समझ में आई ना बात? कोई दिक्कत? तो बेटा ये आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे ही यदि और देखें हम, CuO, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड है। यदि इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं आपके H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, यदि H2SO4 के साथ में करा रहे हैं तो यहां से H2 गया, यहां से O गई, तो क्या बन गया आपका? सबसे पहले क्या निकाल दिया आपने? H2O निकाल दिया। तो H2O यहां से बन गया। बचा क्या हमारे पास में? CuSO4। Cu मतलब कॉपर और SO4 मतलब सल्फेट। नाम क्या हो गया? कॉपर सल्फेट। क्या चीज है? लवण। क्या चीज है? लवण। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा है आपका? कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, वो अम्ल तथा क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।